हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। नाउ आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन। राइट, तो वन शॉट रिवीजन वी आर डन टिल द मंथ ऑफ अगस्त। अब जो बचा है सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, उसे हम आज कंप्लीट करेंगे इन टुडे सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर। हर मंथ से सबसे इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक जो हमने अभी तक कहीं भी नहीं कवर किए हैं। राइट, इसमें मेजरली वही टॉपिक चूज किए गए हैं जो अपन ने कहीं भी ना कवर किए हो, जैसे कि हो गया राउंड अप, हो गया या फिर रैपिड रिवीजन हो गया। तो ऐसे टॉपिक जो ज्यादातर जगहों पे कवर नहीं हुए हैं उनको चूज किया है। एंड राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर दैट वी आर हैविंग। हिमाचल प्रदेश में बिल आया है टू रेज द वुमेन्स मिनिमम मैरिज का एज टू 21। तो इक्वालिटी लाने की कोशिश की जा रही है बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू ब्रिंग मैरिज एज फॉर मेन एंड वुमेन इक्वल एट द एज ऑफ 21। राइट, तो वो अभी हमारे देश में जो है दैट इज 18 फॉर वुमेन एंड 21 फॉर मेल, इस तरीके से है। तो इसको इक्वल करके 21 करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, हिमाचल प्रदेश, जिसने ये स्टार्ट किया है या सोचा है। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। In order to do this, the bill is amending the Prohibition of Child Marriage Act। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन से एक्ट को इसमें अमेंड किया जाएगा? इट विल बी अमेंडिंग द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, 2006 का जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है एक्ट है, उसको यहाँ पे चेंज किया जाएगा। डिफरेंट एज फॉर अटेनिंग मेजोरिटी आर बीइंग अलाउड टू मैरी, हाउएवर द एज ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी is 18 years under the Majority Act of 1875. Inconsistencies between the minimum age of marriage and various Supreme Court judgments regarding this। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू मैरी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो ये एक आपको फैक्ट याद रखनी है। तो राइट टू मैरी इज पार्ट ऑफ विच आर्टिकल? इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो आप लोग भी करना चाहते हो तो कौन से आर्टिकल के अंदर होगी? 21 के अंदर होगी, ठीक है। दिस चॉइस इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द करंट बिल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू मैरी बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर्स। इसमें क्या किया जा रहा है? वी आर रीडिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज चाइल्ड मैरिज, अगर वो राइट एज फॉर द मैरिज नहीं हुई है तो वो हो गए चिल्ड्रन होंगे, एंड चिल्ड्रन का चाइल्ड मैरिज हमारे देश में अलाउड नहीं है। तो इसलिए चिल्ड्रन का जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, बिकॉज हमारे देश में मेल और फीमेल में चिल्ड्रन का डेफिनेशन अलग अलग है। फीमेल के लिए इट इज 18 ईयर्स, मेल के लिए इट इज 21 ईयर्स। तो यहाँ पे सेक्शन 2 सब क्लॉज ए जो है ऑफ द 2006 एक्ट डिफाइंस चाइल्ड एज अ मेल अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स of the age and the female at 18 years of age. The bill removes this gender based distinction, defining child as anyone under the age of 21 years for irrespective of their gender। उनके जेंडर की irrespective ये किया जाएगा। Under section 3 of the 2006 act, an individual who is minor at the time of the marriage कैन फाइल फॉर एनलमेंट विद इन 2 years। ये एक नया इसमें चेंज किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो क्या है चेंज? अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द 2006 एक्ट, एन इंडिविजुअल हु हैज बीन माइनर एट द टाइम ऑफ मैरिज कैन फाइल एनलमेंट विद इन 2 years फॉर अटेनिंग मेजोरिटी बिफोर टर्निंग 20 फॉर वुमेन एंड 23 फॉर मेन। तो ये भी सारे डिफरेंसेस जो थे इनको चेंज करके हटा दिया गया है। क्या किया गया है? द बिल एक्सटेंड दिस पीरियड टू 5 years। तो पहली बात, इस पीरियड को 5 years कर दिया गया है, allowing both men and women to file the petition before they turn 23 in accordance with the new minimum marriageable age of 21 years। तो सबके लिए कॉमन कर दिया गया है, राइट। 23 होने से पहले वो फाइल कर सकते हैं। देन अब इस सब चीजों को करने की जरूरत क्या थी, या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा क्यों है? तो रीजन जो इसके पीछे मेनली बोला गया है, टू कर्ब द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। हमारे देश में ऑफ कोर्स वो अलाउड नहीं है, बट स्टिल देयर आर मेनी केसेस जहां पे ये होता है। दैट्स व्हाई इस टाइप के इश्यूज को खत्म करने के लिए भी ये बिल लाने का सोचा गया है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस 2019 से 21 का, 23.3% of the women aged between 20 to 24 in India were married before reaching the legal age of 18 years, indicating the ongoing child marriage despite legal prohibition। Right? Legal prohibition के बिना कैसे ये हो सकता है? The minimum age for marriage is intended to curb the
child marriage, which remains prevalent in rural areas, with the states like Bihar having 40%, West Bengal 41% showing the higher rates. तो इन states का ये भी डेटा हमें पता चलता है. WHO का डेटा भी शो करता है that it complications during the pregnancy and childbirth are leading cause of girls age between the 15 to 19 years. Because child marriage हो गया तो of course फिर pressure ये भी रहेगा कि चाइल्ड होना चाहिए जल्दी. एंड बिकॉज ऑफ दैट 15 से 19 साल की जो उम्र में जब भी प्रेग्नेंट होती है कोई भी लेडी, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनकी बॉडी हेल्दी बेबी पैदा करने के लिए उतने फिट ना हो या फिर उतना ग्रोथ ना हुआ हो. एंड बिकॉज ऑफ दैट ज्यादातर डेथ्स यहाँ पे हमें देखने मिलती है. यूनिसेफ का रिपोर्ट ये भी कहता है गर्ल्स अंडर 18 आर 50% मोर लाइकली टू डाई ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ कंपेयर टू वुमेन इन देयर 20s. कितना 50% चांस इंक्रीज हो जाता है, तो वेरी डेंजरस. The risk for infant mortality is also 60% higher for the babies born with mothers under the age of 18 years. UNICEF estimates 60% of the girls who marry before 18 discontinue their education. तो educational impact भी हो रहा है, which is overall societal development जो women empowerment हो रहा है उस पर भी affect कर रहा है. The government of India's UDICE Unified District Information System for Education ने कहा 2019 के 20 के डेटा से that dropout rate of 15% for the girls in the secondary school often due to early marriages. तो इन सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारे इश्यूज को कर्व करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या लाया गया है? लाया गया था दिस हिमाचल प्रदेश का बिल. अगर आपको लगता है ऑफ कोर्स ऐसा ही बिल हमारे पूरे देश में भी होना चाहिए तो वो भी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, राइट, कि हमारे देश में भी ऐसा ही कुछ सिमिलैरिटी होना चाहिए एज को लेके. देन नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज इंडिया to host the Global South Summit, right? ग्लोबल साउथ समिट को इंडिया होस्ट करने वाला है. अब ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं होता कि जो अगर आप ग्लोब देखोगे तो ग्लोब में ऐसी कंट्रीज जो इक्वेटर के नीचे है उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है. नो, दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन. ज्योग्राफिकली उसे ग्लोबल साउथ आप कह सकते हो कि जो इक्वेटर के नीचे है, राइट, साउथ डायरेक्शन में वो साउथ हो गया, नॉर्थ में वो नदर्न हेमिस्फेयर हो गया. लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को डिवाइड किया गया था बाय अ लाइन या फिर बाय अ पर्सन जिनका नाम था ब्रांड. तो इन्होंने बनाई थी ब्रांड लाइन. The line was proposed by former General Chancellor Willy Brandt in 1980s. तो इनका ये कहना था कि दुनिया जो है वो डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल और जोग्राफिकल रीजन नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली भी ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ जो है वो डिवाइडेड है. साउथ में अगर आप देखो ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है वहां पे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा है एंड ग्लोबल नॉर्थ में डेवलप्ड कंट्रीज. तो इन्होंने ये कहा था दिस विजुअल डिपिक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड इज बेस्ड ऑन द पर कैपिटा जीडीपी. The line symbolizes with the global economic divide zigzagging across few continents encompassing parts of Africa, Middle East, India, China, excluding Australia and New Zealand from the southern hemisphere. तो नदर्न हेमिस्फेयर में जो यूरोप का रीजन है, जो अमेरिका है, राइट, नॉर्थ अमेरिका, उसे हम कह सकते हैं कि दैट रीजन इज ग्लोबल नॉर्थ. एंड देन जो अफ्रीका है या फिर मिडल ईस्ट है या फिर साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, इसको हम कहते हैं पूरा, या फिर सदर्न अमेरिका है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल साउथ, एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिकॉज ये डेवलप्ड रीजन है. तो साउदर्न हेमिस्फेयर की ये सारी जो कंट्रीज है जिनका पर कैपिटा इनकम काफी लो है उसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है. और इस ग्लोबल साउथ की आवाज आज की डेट में डेवलपिंग कंट्रीज जिनको कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इसका जो ग्रुपिंग है इसकी आवाज इंडिया को कहा जा रहा है द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. और इसीलिए द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी इंडिया कई बार होस्ट करता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इट वाज जनवरी 2023, राइट, 12-13 को होस्ट किया गया था विद द थीम ऑफ यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, राइट, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस. देन सेकेंड ग्लोबल साउथ समिट नवंबर 2023 में इसे होस्ट किया गया था अगेन बाय इंडिया. थीम वाज टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन्स ट्रस्ट, राइट. तो 2023 में दो बार इसे ऑर्गेनाइज कर दिया गया, फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट. और अब 2024 में इंडिया होस्ट कर रहा है थर्ड, राइट. तो इंडिया विल बी होस्टिंग द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन अगस्त 2024 इन वर्चुअल फॉर्मेट. द थीम इज
for this summit is an empowered global south for sustainable future, right? Empowerment किया हुआ global south for sustainable future. This initiative is extension of Prime Minister Modi ji's initiative सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, राइट? तो इसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन जहां पे हम इसको जोड़ते हैं विद द फिलोसॉफी ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। तो मोदी जी की जो फिलोसॉफी है वसुदेव कुटुंबकम, दैट मीन्स पूरी दुनिया ही हमारा घर है, राइट? और उस दुनिया में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए ये ग्लोबल साउथ समिट रखी गई है। द समिट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर द कंट्रीज फ्रॉम ग्लोबल साउथ टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट ऑन शेयर्ड चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये पूरे सबके जो कॉमन चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने की बात करते हैं। एंड 2023 में जब ये मीटिंग हुई थी तो यहाँ पे नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन भी यहाँ पे साइन किया गया था। अब ये थर्ड समिट हो रही है। द समिट विल इंक्लूड इनॉग्रल सेशन एट द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लेवल होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड नरेंद्र मोदी जी। There will be 10 ministerial sessions covering the range of topics and relevant from the perspective of Global South. अब ये जो 2024 की थर्ड ग्लोबल साउथ समिट हुई है उसके कुछ आउटकम्स, व्हाट एग्जैक्टली आर द आउटकम्स हियर? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंट्रोड्यूस्ड अ ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जीडीसी, अ 4-part प्रपोजल एम्ड एट एनहांसिंग कोऑपरेशन इन द ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पे 4 चीजों को फोकस करने वाला ग्लोबल साउथ का ये एक तरीके से कह सकते हैं डिक्लेयर किया गया है पैक्ट। अब इस पैक्ट में क्या क्या 4 चीजें हैं? फर्स्ट is trade and development, second is capacity building for sustainable growth, and third is technology sharing, and fourth is concessional finance and grants. It is concessional finance and grants. तो ये चीजें आप एक तरीके से समझ सकते हो, right? कि these are the things. Now फंडिंग एंड सपोर्ट इनिशिएटिव, इंडिया ने कमिट किया है $2.5 million फंड टू प्रमोट द trade activities and boost economic growth, $1 million fund to support capacity building and trade and policy negotiation. ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात की गई है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF, इन सब में रिफॉर्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए समिट रिएफर्म की है कि ग्लोबल साउथ इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स SDGs। तो इन सब चीजों की बात की गई है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको कौन सी याद रखनी है? फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ, ब्रांड लाइन क्या होती है, थर्ड की थीम क्या थी, देन यहाँ पे जो GDC साइन हुआ इसके 4 एरियाज क्या थे, ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। Then when we move on to the next topic that we have, that is first legally binding international AI treaty, artificial intelligence से related पहली इंटरनेशनली बाइंडिंग ट्रीटी आई है। तो द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन, इवन यूके, इन सब ने ये सिग्निफिकेंट मूव लिया है जहां पे लीगली बाइंडिंग एआई ट्रीटी लाई गई है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज द न्यू एरिया जहां पे हम कह रहे हैं कि दुनिया का जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने वाला है, दैट इज गोइंग टू कम इन द फील्ड ऑफ एआई। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस और वन ऑफ द एरिया जहां पे ये एआई का रिवॉल्यूशन आएगा, दैट इज गोइंग टू बी इंडिया। बहुत से इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के सेंटर भी बनाए गए, जैसे कि बैंगलोर एंड हैदराबाद, राइट? तो इस एआई से रिलेटेड, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, फ्यूचर में हो सकता है देयर आर गोइंग टू बी कंसर्न अबाउट द राइट टू प्राइवेसी, अबाउट द फंडामेंटल राइट्स दैट अदर कंट्रीज या ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों के पास जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, उसका कहीं इस एआई की वजह से वायलेशन ना हो जाए। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज अबाउट राइट टू प्राइवेसी, विच इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट? इवन इंडिया में भी राइट टू लाइफ का पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। केएस पुट्टास्वामी केस में हमने ये पढ़ा था। तो अगर एआई इसी तरीके से ग्रो करता रहा और इससे रिलेटेड कोई ट्रीटी नहीं रही, इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहे, तो दिस माइट अफेक्ट द ह्यूमन राइट्स। एंड दैट्स वाई इसके लिए इसके ऊपर एक ट्रीटी आना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसका इनिशिएटिव लिया गया है बाय यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके हैव मेड अ सिग्निफिकेंट मूव बाय signing a first legally binding international treaty on artificial intelligence. This is a groundbreaking treaty known as the Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and Rule of Law, because ये AI ह्यूमन राइट्स के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को भी थ्रेट क्रिएट कर सकता है, एज साइंड बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप। ऑफ कोर्स हम काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में भी जानेंगे, बिकॉज इस वजह से ये भी न्यूज में आ गया है। अब हुआ कहाँ पे इसको साइन? इसे साइन किया गया है विलिनियस, लिथुएनिया, ये जगह याद रखना। द ट्रीटी प्रायोरिटाइजेस ह्यूमन राइट्स
in regulating the use of AI both in public and private sector, right? Public and private sector में AI का use करने के लिए ये इसे promote कर सकते हैं। AI treaty की अगर हम बात करते हैं तो इसके features, the AI convention is the result of 24 months of negotiation among 57 countries including US, UK, Japan, Canada, Australia। तो मेजरली अगर आप देख सकते हो, दिस इज अ ट्रीटी विच इज ब्रॉट इन बाय डेवलप्ड कंट्रीज, राइट? जो डेवलप्ड कंट्रीज का ब्लॉक है जिसको यूएसए लीड करता है, उस ब्लॉक की ये ट्रीटी है। It adopts risk-based approach in designing, development, use, and decommissioning of AI systems. The treaty applies to AI systems used in both public and private sector. तो याद रखना है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए अप्लाई होने वाली है, राइट? एंड कुछ नॉन मेंबर कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मेक्सिको, ये वैसे काउंसिल ऑफ यूरोप के मेंबर्स नहीं है, राइट? काउंसिल ऑफ यूरोप के मेंबर्स नहीं है, लेकिन इसने भी इसे, इन लोगों ने भी इसे साइन किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये ट्रीटी लाई गई है बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि सिर्फ काउंसिल ऑफ यूरोप के मेंबर्स ही इसे साइन करने वाले हैं। देयर आर अदर मेंबर्स एज वेल, राइट? बाकी भी और मेंबर्स है जो इसको साइन कर रहे हैं। देन अगली बात करें तो ट्रीटी होल्ड्स सिग्नेटरी कंट्रीज अकाउंटेबल फॉर हार्मफुल और डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम बाय एआई, राइट? देन प्राइवेसी राइट्स किसी के वायलेट नहीं होने चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एआई रिलेटेड कोई भी और वायलेशन होते हैं, राइट, प्राइवेसी को या किसी भी चीज के लिए, तो इस ट्रीटी के थ्रू उन इश्यूज को सॉल्व किया जाना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज देयर अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट्स ऑन एआई। ये वैसे तो लीगली बाइंडिंग पहली ट्रीटी है, दिस इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले इसके ऊपर काम ही नहीं हुआ है। देयर हैव बीन फ्यू इंस्टेंसेस, जैसे कि G7 में साइन किया था पैक्ट ऑन एआई इन 2023, राइट? पैक्ट ऑन एआई, G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्रीज जो है उन्होंने इसे साइन किया था। इसके अलावा यूरोप्स एआई एक्ट एंड द ब्लैचली डिक्लेरेशन जो नवंबर 2023 में साइन किया था, ये फैक्ट्स आपको याद रखनी है कि ब्लैचली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू एआई, राइट? या फिर G7 का पैक्ट ऑन एआई आ चुका है, यूरोप का एआई पैक्ट आ चुका है, और अब ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है? बट ये जो G7 ट्रीटी थी या फिर कह सकते हो यूरोप ट्रीटी थी, ये रीजनल ट्रीटीज है, उस पर्टिकुलर एरिया के अराउंड बात करते हैं। अभी जो ट्रीटी साइन की गई है या फिर जिसकी बात हो रही है, यहाँ पे ज्यादा मेंबर्स है, प्लस सिर्फ काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसे लाया है, लेकिन इसमें और भी बाकी मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो मल्टीपल कंट्रीज हो सकती है, मल्टीलैटरल ट्रीटी हो सकती है, पूरे वर्ल्ड वाइड भी बाद में अप्लाई हो सकती है। अब इस ट्रीटी को लाने का काम किया गया है बाय काउंसिल ऑफ यूरोप, एंड दैट्स व्हाई काउंसिल ऑफ यूरोप बिकम्स इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस। काउंसिल ऑफ यूरोप वाज फाउंडेड ऑन 5th of May 1949, making it one of the oldest intergovernmental organization in the Europe, right? One of the oldest organization है. Of course, this is different from European Union, लेकिन it works really close with the European Union. तो ये European Union से अलग है, लेकिन European Union से बहुत closely काम करते हैं। Human rights, democracy, rule of law को प्रमोट करना इसका काम है। इसके अंदर 46 member states है, which include countries from both European Union and non-European Union members। तो ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को यहाँ जगह मिलती है, यूरोपियन यूनियन के लोग भी है जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, वो लोग भी आपको यहाँ देखने मिल सकते हैं, जैसे कि टर्की, यूक्रेन एंड आइसलैंड। इसके अलावा रशिया वॉज अ मेंबर अंटिल मार्च 2022। तो रशिया भी पहले हुआ करता था, लेकिन रशिया ने क्या किया, एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन शुरू कर दिया, यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कह सकते हो, एंड तब से फिर ये इनको यहाँ से हटा दिया गया है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पूरे यूरोप की सब सारी कंट्रीज इसकी मेंबर है, देयर आर फ्यू कंट्रीज लाइक वेटिकन सिटी जो इस काउंसिल ऑफ यूरोप की मेंबर नहीं है। इसका हेड ऑफिस जो है दैट इज लोकेटेड एट स्ट्रासबर्ग, फ्रांस, वेयर देयर प्रिंसिपल बिल्डिंग, लाइक जो भी इसका नाम है, पैलेस डी इल यूरोप लोकेटेड है। तो फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है, ये आपको याद रखना है। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में। देन नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज अबाउट द नेशनल स्पेस डे। ऑफ कोर्स इसको हम मल्टीपल टाइम मल्टीपल जगह पे कवर कर चुके हैं, स्टिल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज दिस डे इज गेटिंग सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब पहली बार पराक्रम दिवस सेलिब्रेट हुआ था, ऑफ कोर्स देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पराक्रम दिवस इन योर एग्जाम। तो अब पहली बार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन हो रहा है नेशनल स्पेस डे का, तो हो सकता है नेशनल स्पेस डे आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए, एंड दैट्स व्हाई आपको उसके बारे में
में पता होना जरूरी है। तो नेशनल स्पेस डे इज फर्स्ट और मेडन कह सकते हो ऑन 23 अगस्त 2024, कॉमेमोरेटिंग द हिस्टोरिक लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 राइट ऑन द शिव शक्ति पॉइंट, राइट शिव शक्ति पॉइंट जिसको हमने नाम दे दिया है अब, या फिर मून के ऊपर जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की, उसके बारे में उस दिन। सिंस देन इंडिया स्पेस प्रोग्राम हैज एक्टिवली एंगेज्ड इन सेवरल स्पेस मिशन प्लानिंग फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा, इंडियाज मेन स्पेस पोर्ट। द नेशनल स्पेस डे इस बार जो हुआ था उसकी थीम थी टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा, राइट। तो इसमें अगर हम चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान 1 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, राइट 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं था, बट उसके बाद हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया एंड इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई थी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जिसका लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर एंड जिसके अंदर जो रोवर था जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे उसका नाम था प्रज्ञान रोवर, राइट प्रज्ञान रोवर। तो अब ये जिस दिन लैंड हुआ उसी दिन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया का नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस ऑन अगस्त 23 2023, चंद्रयान 3 मिशन लैंडेड द विक्रम लैंडर ऑन द लूनर सरफेस, मेकिंग इट इंडिया फोर्थ कंट्री to land on the surface of the moon, first to land near its southern pole. The deployment of Pragyan rover followed by landing, the site was named as शिव शक्ति पॉइंट, ये भी कर दिया गया है। अब यहाँ पे नेशनल स्पेस डे चंद्रयान के बारे में तो हो गया, लेकिन यहाँ पे इंडिया के कुछ फ्यूचर मिशन या फिर रिसेंटली या इस साल में किए गए कुछ इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है अबाउट आदित्य L1, राइट आदित्य L1 क्या था, इंडिया का मिशन टू स्टडी द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन, सन को हम आदित्य कहते हैं, तो ये L1 पॉइंट पे जाके सन को स्टडी करना। L1 क्या है, L1 इज लैग्रेंजे पॉइंट 1, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज L1। तो ये लैग्रेंजे पॉइंट्स टोटल कितने होते हैं, टोटल देयर आर 5 लैग्रेंजे पॉइंट्स एंड इस लैग्रेंजे पॉइंट की स्पेशलिटी क्या होती है, यहाँ पे द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड सन जो है वो इक्वल हो जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रहना और यू कैन से सर्वाइव करना इजी हो जाता है। दैट्स वाई इस लैग्रेंजे पॉइंट 1 पे हमने इसको लॉन्च किया, जहां पे ऑलरेडी सोहो नाम से एक स्पेस क्राफ्ट यू कैन से स्पेस मिशन ऑलरेडी जा चुका है, स्पेस क्राफ्ट के स्पेस मिशन कहेंगे, ऑलरेडी जा चुका है। तो इस L1 पॉइंट पे इसको भेजा गया, राइट। देन इसके अलावा एक्सपोसैट एक इंपॉर्टेंट मिशन रहा है इस साल का। एक्सपोसैट की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोसैट क्या है, एक्सरे पोलराइजेशन, राइट पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, इसको हमने लॉन्च किया था टू स्टडी द एक्सरे पोलराइजेशन, राइट एक्सरे पोलराइजेशन के थ्रू स्टडी करने के लिए। अब ये जो एक्सपोसैट है ये इंडिया की थर्ड ऑब्जर्वेटरी है, इंडिया की फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो आई थिंक क्लैट 2021 या 22 में पूछा गया था, दैट इज एस्ट्रोसैट जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करने के लिए गया था। देन उसके बाद आदित्य L1 सेकंड एंड नाउ एक्सपोसैट थर्ड, ये इंडिया की 3 यू कैन से स्पेस में लॉन्च की गई हमारी यू कैन से स्पेस क्राफ्ट है, जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी आप कह सकते हो, राइट जो स्पेस में ऑब्जर्व करते हैं स्पेस को। इसके अलावा गगनयान का TVD1 हुआ था, दैट इज टेक्नोलॉजी का जो टेस्टिंग किया गया था यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो हमने गगनयान स्पेस फ्लाइट प्लान की गई है। इसरो कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल abort mission, test abort mission in 2023 to demonstrate the crew escape system. That means अगर हम गगनयान लॉन्च करने जाते हैं और हमारा जो लॉन्च के टाइम पे है कुछ कोई गलत हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है जिनको हम गगनवीर नाम देने वाले हैं, राइट उनको सेफली इससे इजेक्ट किया जा सके। देन इसके अलावा इनसैट 3DS लॉन्च्ड इन February 2024 with GSLV rocket. INSAT 3DS plays a key role in meteorological studies and preparing for joint NASA ISRO synthetic aperture radar, जिसको हम कहते हैं निसार, राइट तो इस निसार का ये पार्ट होगा। इसके अलावा हमने RLV-TD भी किया, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम हमने पुष्पक व्हीकल भी देने का डिसाइड किया है, राइट। तो अभी क्या होता है, जो भी कोई लॉन्च व्हीकल स्पेस में जाता है, कोई सैटेलाइट को लेके जाता है, तो उसके बाद हमें दूसरा लॉन्च व्हीकल बनाना पड़ता है। अगर वो रीयूजेबल हो जाए जस्ट लाइक यूरोप्लेन, तो काफी खर्चा रिड्यूस कर सकता है। उसका भी हमने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया है, उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग की है। इसरो कंडक्टेड 2 लैंडिंग एक्सपेरिमेंट्स विथ इट्स downscale reusable launch vehicle in March and then June. The experiments paved the way for developing orbital return flight. देन SSLV का भी हमने टेस्टिंग किया है, बिकॉज हमारे जो PSLV है, GSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये
पोलर और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को तो भेज देते हैं, लेकिन इनका जो टाइम है, कितना टाइम इन्हें बनाने के लिए लगता है, वो काफी ज्यादा है। दैट्स वाई उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया था, हमने SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया, टेस्ट किया, जो हो सकता है कि 48 आवर्स में बन जाए। एंड इसका मेन आइडिया क्या है, 500 केजी तक के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लॉन्च कर सकता है। देन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसकी हम अभी तैयारी कर रही है, राइट, तैयारी चल रही है। दैट इज ISRO is actively developing NGLV, a three-stage launch vehicle aimed at carrying heavier payloads. आज की डेट में हमारा सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल कौन सा है, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। उससे भी पावरफुल NGLV की बात की गई है than its predecessor. The project is submitted to the Union Cabinet in February and requesting fund for NGLV. इसके अलावा गगनयान मिशन फ्यूचर में प्लान है, इसके लिए गगन यात्री या फिर गगनवीर भी हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, जो इवन ट्रायल के लिए, जिसमें से 2 लोग कहाँ जाने वाले हैं, एक्सियोम 4 मिशन में, जो USA का मिशन है, उसके साथ ये एक्सियोम 4 मिशन को लीड करेंगे, स्पेस का एक राउंड लगा के आएंगे। उन 2 लोगों का नाम बता देना जो एक्सियोम 4 में जाने वाले हैं। इसके अलावा द एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट, ठीक है, ये सब चीजें फाइनल हो चुकी है। शुक्ला एंड नायर जी, चलो आ ही गया नाम यहाँ पे, एक्सियोम 4 में जो जाने वाले हैं उनके भी। देन इंपॉर्टेंट मिशन, फ्यूचर मिशंस ऑफ इसरो, अगर हम बात करें, गगनयान जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस कर लिया था। देन लूनर एक्सप्लोरेशन रोड मैप इन्वॉल्व्स लूनर सैंपल एंड रिटर्न and long duration lunar surface mission in collaboration with NASA's Artemis program। तो हमने वैसे तो चंद्रयान 3 किया, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट जो है वो वहां पे जाए, मून पे लैंड करे, वहां से सैंपल कलेक्ट करे और वापस वो सैंपल अर्थ पे भेज दे, राइट, वापस वो सैंपल अर्थ पे भेज दे। ये भी हमारा प्लान है, ये भी हम चाहते हैं। देन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS को भी प्लान किया गया है बाय द ईयर 2035। इट इज इंटेंडेड टू बी इंडियाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन, ये भी फ्यूचर प्लान है, राइट। तो इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि अग्निकुल कॉस्मोस की अगर बात करें तो इन्होंने सॉर्टेड 01 क्या किया है, इसका लॉन्च किया है, जो इंडिया का यू कैन से एक प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है। विक्रम S एक हमारा लास्ट ईयर का प्राइवेट लॉन्च व्हीकल था, जिसको स्काईरूट एरोस्पेस ने किया था। अब अग्निकुल कॉस्मोस ने क्या किया है, अग्निकुल कॉस्मोस ने इवन हमारा देश का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड भी लॉन्च कर दिया है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, धनुष, राइट, धनुष जिसको नाम दिया गया है। इसके अलावा ध्रुव स्पेस एंड बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, ये भी PSLV C58 के साथ काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा फ्यूचर में हमारा यू कैन से नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023 भी आ चुका है, जहां पे हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, इंडिया का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना चाह रहे हैं। NSIL एंड इन स्पेस, NSIL जो नई एजेंसी बनाई गई है, जो प्रमोट करती है प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन। इन स्पेस जो एक तरीके से रेगुलेटर फॉर प्रमोटिंग, ये भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो नेशनल स्पेस पॉलिसी भी हमारी 2023 में आई है। Then next topic or the last topic that we have from the month of September is Raman Magsaysay Award, right? तो ये Raman Magsaysay Award अभी न्यूज में आया है, जिसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एशियाज नोबल, राइट। और ये 2024 में विच इज 66th Raman Magsaysay अवार्ड, ये दिए गए हैं 5 लोगों को और एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन अक्रॉस एशिया, पूरे एशिया में जो इन्होंने हेल्प किया है उसके लिए। दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इज आल्सो कॉल्ड एज एशियाज नोबल प्राइज। इसको स्टार्ट किया गया था इन 1957 इन द मेमोरी ऑफ रेमन मैग्सेसे, द 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। ये आपको याद रखना है, 7वें नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, इनके याद में इसे स्टार्ट किया गया है। Renowned for his leadership and integrity, it is awarded annually to the individual and organizations in Asia exhibit selfless work। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अवार्ड वैसे एशिया के लिए दिया जाता है, एशिया में काम करने वाले लोगों के लिए दिया जाता है, लेकिन इस अवार्ड के अंदर जो अवार्ड में जो फंडिंग आती है, दैट फंडिंग इज नॉट फ्रॉम एशिया। इस अवार्ड की जो फंडिंग आती है वो आती है रॉकफेलर, वो आती है फ्रॉम रॉकफेलर ब्रदर्स फंड बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। They fund the Raman Magsaysay Award. The award was established in 1957 by the trustees of Rockefeller Brothers Fund in collaboration with the Philippine government. The award is presented by the Raman Magsaysay Award Foundation annually. राइट, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन है, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन इसकी जो फंडिंग है वो कहां से आती है, न्यूयॉर्क से आती है। कैटेगरी, इनिशियली द अवार्ड वाज हैविंग 5 कैटेगरी, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड
पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अब द कैटेगरी वेयर डिसकंटिन्यूड इन द ईयर 2009 एंड सिंस देन द अवार्ड्स आर नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक फील्ड्स। तो इसके अंदर क्या थी, इसके अंदर पहले कैटेगरी थी कौन से ईयर तक, 2009 तक, लेकिन उसके बाद से इन कैटेगरीज को हटा दिया गया है। पहले रिसिपिएंट की बात करें तो पहली बार ये अवार्ड 1958 में दिया गया था। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दिस रेमन मैग्सेसे वाज आचार्य विनोबा भावे in 1958, the person who offered the first individual सत्याग्रह। प्लस इन्होंने जो हमारे देश में जमींदारी सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए भूदान मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था, तो उस मूवमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया था। हिज कंट्रीब्यूशन फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1958 अदर विनर्स वेयर, नाम खो गए इनके विचारों के, है ना, मैरी Rutan for the public service and Operation Brotherhood for Philippines for peace and international understanding. The prize Raman Magsaysay Award includes cash prize of $50,000 along with a certificate and medallion. Recent Indian recipient की बात करें तो रवि कन्नन जी को मिला था, आसाम के 2023 ऑन्कोलॉजिस्ट है एंड कैंसर का गरीब लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा हॉस्पिटल चलाते हैं आसाम में, दैट्स वाई इनको ये दिया गया था। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर के डॉक्टर होते हैं। देन Emergent Leadership Raman Magsaysay Award for Emerging Leadership is also conferred to for outstanding young individual who are 40 years old and below, and organization that is not more than 10 years old and that is engaged in exceptional worthy work, right? exceptional काम अगर कर रहे हैं वो तो ये आपको याद रखना है। और इसके लिए फंडिंग जो आती है दैट इज फ्रॉम द फूड फाउंडेशन, वो आती है फूड फाउंडेशन से। तो ये दो अलग अलग पार्ट है। अब आ जाते हैं इस बार के अवार्डीज के बारे में। 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में अगर बात करें तो दिस अवार्ड इज गिवन टू हायायो मियाजाकी फ्रॉम जापान। नाम बस याद रखना है, बाकी डिटेल याद नहीं रखो तो भी चलेगा। देन फरवीजा फरहान फ्रॉम इंडोनेशिया। देन कर्मा फुनसो फ्रॉम भूटान। देन एंग्यू थी आंग फिंग फ्रॉम वियतनाम, जो से भी आपको नाम याद रखना है वो नाम याद रख लेना, है ना। एंड रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट फ्रॉम थाईलैंड। तो एक ऑर्गेनाइजेशन एंड 5 इंडिविजुअल्स जो आप देख सकते हो, राइट, 4 इंडिविजुअल्स, राइट, 4 इंडिविजुअल को और एक ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया गया है। 4 इंडिविजुअल एंड एक ऑर्गेनाइजेशन, शायद मैंने 5 बोल दिया था इंडिविजुअल, बट इट इज 4 इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये अवार्ड इस साल दिया गया है। देन नेक्स्ट is from the month of October। अक्टूबर के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज नमस्ते स्कीम, राइट। नई स्कीम स्टार्ट की गई है, नमस्ते स्कीम फॉर द सैनिटेशन वर्कर्स या उनकी सेफ्टी से रिलेटेड। यहाँ तक सब कुछ आई होप क्लियर है। इफ इट इज क्लियर तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर, है ना, सब करके मुझे बता सकते हो आप। एंड जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट वीक में क्या आने वाला है, नेक्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू कम विथ MCQ सेशन। मंडे से लेके फ्राइडे तक MCQs चलने वाले हैं ना। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब हम बात करते हैं नमस्ते स्कीम के बारे में। दिस इज मेजरली फॉर द सैनिटेशन वर्कर्स, राइट। होता क्या है, ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं मेनली जो काम करते हैं मैन होल क्लीनिंग वगैरह, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से ज्यादा आते हैं, विच इज लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट से मेजोरिटी लोग है, ये हमें सर्वेज में भी पता चला। एंड इसके बाद होता क्या है, बिकॉज ये जो मैन होल्स होते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा डेंजरस गैसेस, बहुत ज्यादा डेंजरस यू कैन सी फ्यूम्स निकलती है, जिसकी वजह से जो ये वर्कर्स होते हैं इनकी लाइफ काफी ज्यादा निगेटिवली अफेक्ट होती है। प्लस अल्कोहल कंजम्पशन एक रेगुलर प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से इवेंचुअली इनकी जो लाइफ स्पैन है वो रिड्यूस हो जाती है, इनकी डेथ जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम मैकेनाइजेशन जितना ज्यादा ला सके, जितना ज्यादा इनका हम एक्सपोजर टू द डेंजरस गैसेस एंड डेंजरस फ्यूम्स को हम रिड्यूस कर सके, उतना ही इनका लाइफ हम इंप्रूव कर पाएंगे, प्लस एक डिग्निटी का लाइफ उनको हम दे पाएंगे। बिकॉज अनटचेबिलिटी इज अनदर इशू विच दीज पीपल आर फेसिंग। तो इस वजह से ये नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई है। इस नमस्ते स्कीम में गवर्नमेंट रिपोर्ट्स दैट रिवील्स अप्रोक्सीमेटली 92% ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स, राइट, SSW, involved in hazardous cleaning of sewer and septic tank across urban India belong to
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। तो 92% जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी है। विद इन दिस सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है। द डेटा हाईलाइट सिग्निफिकेंट सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिस्पैरिटीज। नियरली 69% ऑफ दीज वर्कर्स आर शेड्यूल्ड कास्ट। तो 69% जो है वो शेड्यूल कास्ट है, दूसरे पे शेड्यूल ट्राइब है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोफाइलिंग इनिशिएटिव वाज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट to form this part of Namaste program, which aims to improve the sanitation practices and prevent these fatalities. अगर इस रिपोर्ट की फाइंडिंग बोले तो डेमोग्राफिक डेटा जो है वो बहुत खतरनाक आया गया है। द टू प्रोफाइल द टोटल वर्कर्स, 38,000 वर्कर अगर देखे जो 3,000 अर्बन रूरल बॉडीज में काम करते हैं, 68.9% आर शेड्यूल कास्ट, 14.7% आर ओबीसी एंड 8.3% आर शेड्यूल ट्राइब। जनरल कैटेगरी 8% ओनली। फेटेलिटीज की बात करें तो 2019 से 2023 तक 377 people have lost their lives during the hazardous sewer and septic tank cleaning. The nature of hazardous work तो मैंने बता दिया था आपको किस टाइप के इश्यूज ये फेस करते हैं। अब इस नमस्ते प्रोग्राम में किया क्या जाएगा? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नमस्ते प्रोग्राम? इट इज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो ये जो सैनिटेशन का इकोसिस्टम है, ये पूरा जो सैनिटेशन वर्क ये लोग करते हैं, इसको मैकेनाइज करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये चीज आपको फैक्ट याद रखनी है, दो मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इसे लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन इज विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो ये जो सफाई कर्मचारी है, इनकी एक एजेंसी बनी हुई है, दैट विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द नमस्ते स्कीम। इसका गोल जो है दैट इज मेजरली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, या जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो वर्कर्स है वो किस तरीके से काम करेंगे, दिस इज टू ट्रांसफॉर्म द सैनिटेशन वर्कर का लाइफ, राइट। सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना है, उनकी लाइफ जो है उनको ट्रांसफॉर्म करना है थ्रू ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, प्रोविजन एंड कैपिटल सब्सिडीज। वर्कर प्रोफाइलिंग की अगर बात करें, एज ऑफ अर्ली 2024 अप्रोक्सीमेटली 38,000 वर्कर्स हैव बीन प्रोफाइल्ड फॉर 3,326 urban local bodies, forming a central database to track and support of the sanitation worker. Geographic spread की बात करें, the profile is ongoing across India with completed enumeration of 12 states and union territories. ये सारे डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना। टोटल सब्सिडी 2.26 करोड़ इन सब्सिडीज हैव बीन ग्रांटेड टू 191 वर्कर्स। तो अगर इनको कोई भी इक्विपमेंट खरीदना है, राइट, या फिर कोई भी इनको मशीन्स खरीदनी है, तो मैकेनाइजेशन करना है, तो उसके लिए इनको यहाँ पे क्या दिया जाएगा? दे विल बी गिवन सम सब्सिडी फॉर दिस। द गवर्नमेंट डिस्टिंग्विशेस हजार्डियस क्लीनिंग फ्रॉम द मैनुअल स्कैवेंजिंग अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट। तो इसका एक्ट कौन सा है ये आपको याद रखना है। दिस इज ऑफ 2013, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट। ये मैनुअल स्कैवेंजर्स को फॉर्मली हमारे देश में खत्म करने की बात करता है, प्लस इनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाए, बिकॉज होता क्या है, लाइफ स्पैन छोटा होने की वजह से या लाइफ बिकॉज ऑफ हजार्डियस गैसेस एंड ऑल लाइफ अफेक्ट हो जाती है, एंड फिर उनके बाद उनके फैमिली मेंबर्स को भी कोई इस तरीके के पेंशन या कुछ नहीं मिलता। तो सरकार ने इस नमस्ते स्कीम के अंडर इनके लिए पेंशन का भी प्रोविजन का बात किया गया है, राइट, या फिर इनके डेथ के बाद इनकी फैमिली को कुछ इंश्योरेंस मिले, उन सब चीजों की भी बात की गई है, राइट। प्लस ऑपरेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज हमारे देश में कौन से लगे हैं, तो इट इज नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज and allied workers versus Municipal Corporation of Delhi 2009, then Delhi Jal Board versus National Campaign for Dignity and Rights of the Sewage and Sewage Workers 2011, and lastly Safai Karmachari Andolan versus Union of India 2014, right? तो ये अलग अलग हमारे देश में केस लॉज आए हैं regarding this issue. The next topic that we are going to study is about the 6th Quad Summit, right? छठे नंबर की जो क्वाड समिट है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। अब what exactly is this Quad Summit? तो this is a meeting of a क्वार्टरलैटरल ग्रुप, राइट, जिसको हम कहते हैं क्वार्टरलैटरल ग्रुप की हम मीटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, इनका एक ग्रुपिंग बनाया गया है। 21st सेंचुरी जहाँ पे हम कहते हैं कि एशिया बिलोंग करता है या एशिया डोमिनेट करेगा, तो एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए, एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए ने इस ग्रुपिंग को ज्यादा प्रमोट किया है। वैसे दिस आइडिया वाज गिवन बाय द देन जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी।
लेकिन जब इस आइडिया की बात की गई थी कि इंडो पैसिफिक में या फिर एशिया में इस ग्रुप का एक इंपॉर्टेंस बढ़ेगा या फिर ये चाइना को काउंटर करेगा, तो चाइना की डर की वजह से शुरुआत में इस ग्रुप के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि बहुत सी कंट्रीज ने इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया विलिंगली इसे ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया और चाइना ने जिस तरीके से आर्बिट्ररी पावर का यूज करना स्टार्ट कर दिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इस ग्रुप का फॉर्मिंग बहुत सॉलिड हो चुका है। तो सिक्स क्वाड समिट की हम बात कर रहे हैं 2024, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी ने इसे होस्ट किया था। द फोर्थ इन पर्सन क्वाड लीडर समिट एट विलिंगटन, इसका नाम आपको याद रखना है। विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बनेस, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिडा। उतनी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग रही नहीं है बिकॉज ये भी चेंज हो चुके हैं और ये भी चेंज हो चुके हैं, है ना, हो जाएंगे मतलब अभी। The Quad, a strategic alliance among the US, India, Australia, and Japan, seeks to advance cooperation in the Indo-Pacific region for the regional issues like health, security, climate change, emerging technologies, infrastructure, maritime security. This year's summit underscored the Quad's long-term commitment to Indo-Pacific, showcasing ambitious initiative to foster regional stability, security and resilience. लेकिन इस बार की भी समिट में बहुत से नए अग्रीमेंट्स आए हैं, बहुत सी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जैसे कि सर्वाइकल कैंसर को लेके कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, तो वो चीजें हमारे लिए जरूरी है यहाँ पे। लेकिन एक बार थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, राइट? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फॉर्मेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आए थे एंड बहुत सारे यू कैन से लाइफ का या फिर प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, एट दैट टाइम इस इंडो पैसिफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप से कोई चीज होनी चाहिए, इसके लिए बनाया गया था सुनामी कोर ग्रुप, राइट, फॉर फाइटिंग द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ दिसंबर 2004 सुनामी। उसके बाद 2007 में इसका एक फॉर्मलाइजेशन किया गया और जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जी जो है, इन्होंने फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग जब आसियान की रीजनल फोरम की मनीला में अटेंड की, वहां पे ये टर्म दी थी, उन्होंने ये टर्म दी थी क्वाड के बारे में कि ऐसा कुछ ग्रुपिंग बन सकता है, राइट। लेकिन उसके बाद ये क्वाड ग्रुपिंग जो है वो एक तरीके से हाइबरनेशन में चला गया, डॉर्मेंट हो गया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था बिकॉज उनके दिमाग में डर था, किसका? चाइना का, कि चाइना उनके खिलाफ सैंक्शंस वगैरह ना लगा दे। लेकिन 2017 के बाद इस ग्रुप का रिवाइवल स्टार्ट हो गया, रीएस्टैब्लिशमेंट की बात होने लगी, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक में अपनी आर्बिट्ररी पावर का यूज करने लगा था। एंड दैट्स व्हाई 2019 में 2017 में कॉन्फ्रेंस हुई मनीला में और उसके बाद आसियान समिट जहां पे फिर से इसके बारे में रिवाइवल की बात की गई। 2019 में मिनिस्टोरियल एंगेजमेंट हुआ, द फर्स्ट मिनिस्टोरियल लेवल मीटिंग हुई ऑकर्ड इन सितंबर 2019 इन न्यूयॉर्क, सिग्नलिंग द डीपनिंग पार्टनरशिप। उसके बाद 2021 में फॉर्मली इसका लीडर समिट होता है। तो पहला समिट कब होता है? The 2021 Leaders Summit, the inaugural summit, was held virtually in 2021 because of the COVID-19. उसके बाद 2022 में इसका इन पर्सन समिट होता है जो फिजिकली होता है। The first in person Leaders Summit took place in 2022 again at USA Washington DC, right? 2024 में अभी यहाँ पे इसका सिक्स्थ लीडर समिट हुआ था, जिसमें से ये आई थिंक फोर्थ इन पर्सन समिट था 2024 में, जिसको यूएसए ने होस्ट किया, राइट? तो ये अब नेक्स्ट समिट की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो सेवेंथ समिट होने वाली है, सातवीं जो समिट होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी होस्टेड बाय इंडिया। जो 2025 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होती, इंडिया इसे होस्ट करने वाला है 2025 की क्वाड लीडर्स समिट को भी। तो देखते हैं कैसे कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार की अगर की डेवलपमेंट्स की बात करें, की इश्यूज की बात करें जिसके ऊपर बहुत यहाँ पे काम किया गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड कैंसर मूनशॉट की बात की गई है, राइट? फर्स्ट क्वाड कैंसर मूनशॉट। तो सर्वाइकल कैंसर जो है इसके लिए वैक्सीन बना के इंडिया की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया एक तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड वैक्सीन बनाने का काम करता है। कोविड-19 में हमने शोकेस भी किया कि हम इतने कितनी एक्सपर्टीज इंडिया ने इसमें अचीव कर ली है। दैट्स वाई उसका यूज करके सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड करने के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है। Then India pledged 7.5 million HPV sampling and detection kits along with vaccines for Indo-Pacific nation. इसके अलावा पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए बात की गई है, राइट? एमपॉक्स वैक्सीन एक्सेस, जो मंकी पॉक्स होता है उसके वैक्सीन एक्सेस के बारे में बात की गई है इन द क्वाड कंट्रीज।
and in the Indo-Pacific. इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अंडर द डिजास्टर रिलीफ HADR गाइडलाइंस एंड रिस्पॉन्सेस HADR 2022 में जो बनाया गया था, जहां पे क्वाड कोऑर्डिनेट करके $5 मिलियन असिस्टेंस फॉर पपुआ न्यू गिनी हमने दिया था। क्वाड ने फिर से बोला गया कि अब यहाँ पे वियतनाम में जो टाइफून यागी आया है उसको हेल्प करेंगे, तो ये भी एक नई चीज स्टार्ट की गई है। प्लस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का एक एक्सरसाइज किया जाएगा। देन मैरिटाइम सिक्योरिटी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको इंडिया ने बोला है कि अगली साल इंडिया इसे होस्ट करेगा। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मरीन डोमेन अवेयरनेस, द क्वाड लॉन्च IPMDA टू प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैकिंग डेटा ऑफ मैरिटाइम एक्टिविटी इन द इंडियन ओशन। देन मैरिटाइम इनिशिएटिव ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक मैत्री, इसको इंडिया अगले साल होस्ट करने वाला है, राइट, ये वाला था जिसको होस्ट करने वाला है इंडिया। इंडिया इज होस्टिंग द फर्स्ट वर्कशॉप रिगार्डिंग मैत्री इन 2025। देन क्वाड इंडो स्पेसिफिक का लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क, ताकि लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव किया जाए। कोस्ट गार्ड पार्टनरशिप, इसके लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये भी 2025 में किया जाएगा, जहां पे अलग अलग इंडो पैसिफिक रीजन के जो कोस्ट गार्ड्स है अलग अलग देशों के, उनका ये कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होगा किसी भी तरीके की एक्सट्रीमिटीज को। देन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, केबल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, क्वाड का इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम लेके आना। तो ये सारी और भी नई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अंडर दिस मीटिंग। देन नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशन समिट फॉर फ्यूचर 2024, तो ये हुआ है अंडर द यूनाइटेड नेशन, UN के अंडर फ्यूचर की समिट। अब यूनाइटेड नेशन का जनरली एक जनरल असेंबली होता है, लेकिन उसके अलावा इस साल यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज किया समिट फॉर फ्यूचर, राइट, 2024, जहां पे बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग आए थे। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज जो एड्रेस करनी चाहिए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बारे में बात की। मेजरली यहाँ पे जो डिस्कशन था दैट वाज अराउंड द लूजिंग फेथ ऑफ ऑल द कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशन, या फिर जिस तरीके से वर्ल्ड कंट्रीज चेंज हुई है उस तरीके से यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स नहीं हुए, इसलिए यूनाइटेड नेशन के अंडर रिफॉर्म्स को पुश करना। इन सब चीजों के लिए इस बार इस UN समिट की बात की गई। इवन जो G4 कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ 4 डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी है, इंडिया, जापान, ब्राजील, राइट, जो चाहते हैं एंड परमानेंट मेंबरशिप, राइट, जो जर्मनी परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो चाहते हैं, उसके बारे में बात की गई। इवन वर्ल्ड बैंक एंड IMF के अंदर रिफॉर्म्स करने की बात की गई। तो ये यूनाइटेड नेशन समिट फॉर फ्यूचर ऑर्गेनाइज की गई सितंबर मंथ में, वेयर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है बता देना, सबको पता ही है अभी जो इलेक्ट हुए हैं, राइट। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की रियलिटी, इसमें बोला गया कि यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 की रियलिटीज को बताया, उसके बाद आज की डेट में काफी ज्यादा दुनिया में चेंजेस हो चुके हैं, उसको ये डिपिक्ट नहीं करता है। द समिट एड्रेसेस द स्ट्रक्चरल इश्यूज विद इन यूनाइटेड नेशन, एक्नॉलेजिंग दैट द करंट सिस्टम इज नो लॉन्गर मीटिंग द वर्ल्ड्स का आज की डेट में जो नीड्स है। सेक्रेटरी जनरल अनाउंस 3 लैंडमार्क अग्रीमेंट्स, ये तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक पैक्ट फॉर द फ्यूचर, इसी का सब पार्ट है द ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एंड द डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन एज इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स मोर इफेक्टिव, इंक्लूसिव एंड नेटवर्क मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क। ये अच्छे से आपको याद रखने हैं, एक पैक्ट फॉर द फ्यूचर, एक ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और तीसरा डिक्लेरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, राइट। These agreements set forth ambitions, goals, and to modernize the United Nations approach for peace, security, technology, and sustainable development. इन सब चीजों के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। Then पैक्ट फॉर फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, राइट, पैक्ट फॉर फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पैक्ट फॉर फ्यूचर इज टू हैव फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट एम्ड एट रिफॉर्मिंग यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटीज। SDGs को अचीव करना या फिर UNSC में रिफॉर्म करना, ये इसका मेन पर्पस है। दूसरा, अगर हम डिजिटल कॉम्पैक्ट की अगर बात करें तो इसका जो पर्पस है वो है यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। अभी हमने AI के ट्रीटी के बारे में भी बात की, अब वही यहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन के अंडर डिजिटली जो जिस तरीके से वर्ल्ड ग्रो करने वाला है 21st सेंचुरी में, उसका कोई लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बनाने की बात करता है, AI गवर्नेंस की बात करता है, डिजिटल इंक्लूजन की बात करता है, वरना दुनिया में एक तरीके से डिजिटल डिवाइड हो सकता है, राइट। जो डिजिटली अवेयर लोग हैं, जो डिजिटली अवेयर नहीं है, उनके बीच में एक
दरार आ सकती है दो पार्ट में, जैसे ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ है, वैसे कि डिजिटली अवेयर एंड डिजिटली नॉट अवेयर लोग हो सकते हैं, डिजिटल डिवाइड हो सकता है। देन डिक्लेरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, इसका जो कोर फोकस एरिया है दैट इज इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म थिंकिंग इनटू ग्लोबल गवर्नेंस, बिकॉज फ्यूचर बदलने वाला है, सस्टेनेबिलिटी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड फ्यूचर में हमारी जनरेशन्स के लिए, जो फ्यूचर हमारी जनरेशन आने वाली है उनके लिए एक अच्छी अर्थ हमें उन्हें देनी है ताकि वो आराम से जी सके। दिल्ली का सफोकेटिंग वेदर हमें उन्हें नहीं देना है, तो इसके ऊपर ये जो डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर डिक्लेरेशन है ये काम करता है। तो ये था अबाउट द यूनाइटेड नेशन फ्यूचर समिट 2024 के बारे में, यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में कुछ बात की गई है। देन नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करते हैं वो है इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन कर रहा है किसे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एक्चुअली ज्वाइन क्या कर रहा है, दिस इज इनिशिएटिव ऑफ इंडिया ओनली, इंडिया का लेड ही ये वो एक मेन इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमने बनाया था जिसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है, उसके बाद ये एक दूसरा इनिशिएटिव या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप एक तरीके से कह सकते हो, जिसका हेड ऑफिस इंडिया में होने वाला है और इंडिया का लेड ये इनिशिएटिव है। दिस इज फॉर सेविंग द बिग कैट, से टाइगर है, लायन है, राइट। तो इस तरीके से जो चीता है, ये जो बिग कैट होते हैं, कैट फैमिली के बड़े वाले जानवर, इन बिग कैट को अलग अलग दुनिया भर में जिस जिस देशों में ये है वहां पे उनको बचाया जाए। इसको प्रपोज किया गया था बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन द ईयर 2019, राइट, 2019 में इसे प्रपोज किया गया था, और इस साल ऑफिशियली इसको बनाया गया है जब हमारे देश ने 2023 में कंप्लीट किए हैं 50 साल फॉर प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको हमने 1973 में, राइट, लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर को, बिकॉज टाइगर का नंबर हमारे देश में काफी रिड्यूस हो रहा था। इवन हमारा जो नेशनल एनिमल था उस टाइम पे वो लायन था, उसको चेंज करके हमने टाइगर किया था। उसके बाद एनटीसीए को एस्टैब्लिश किया था, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो आज भी हमारे देश में हर 4 साल में टाइगर का सर्वे करती है, राइट। जिसकी एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक एम स्ट्राइप्स टेक्नोलॉजी का यूज करके ये टाइगर का सेंसस करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में इंडिया में कौन से नेशनल पार्क में क्या स्टेटस है, एम स्ट्राइप्स, देन पगमार्क टेक्नोलॉजी, कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज करके जो टाइगर सेंसस किया जाता है बाय एनटीसीए एवरी 4 ईयर। अब यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज फॉर्मली जॉइंड दिस आईबीसीए व्हिच वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, टू सिक्योर फ्यूचर ऑफ बिग कैट्स एंड देयर हैबिटेट्स। The Union Cabinet approved India's membership, making India one of the founding member along with Nicaragua, Eswatini and Somalia, बिकॉज यहाँ पर भी ये बिग कैट पाए जाते हैं। तो इंडिया, निकारागुआ, इस्वाटिनी एंड सोमालिया। द मल्टी कंट्री इनिशिएटिव फोकसेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पेसीज एंड देयर natural habitat, addressing the issue of climate change and impacts of global biodiversity change, impact of even you can say poaching in the areas of these animals। इस आइडिया को इवन प्रपोज भी किया गया था बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 2019 और लॉन्च किया गया है ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको सेलिब्रेट किया गया था आई थिंक मैसूर में, राइट, मैसूर में इंडिया ने इसे सेलिब्रेट किया था, जहां पे हमने हमारा टाइगर सेंसस भी रिलीज किया और इसके बारे में भी बात की थी। टू यूनाइट फॉर बिग कैट रेंज नॉन रेंज कंट्रीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ बिग कैट रेंज कंट्रीज ही आ सकती है, दैट मीन्स ऐसी कंट्रीज सिर्फ जहां पे बिग कैट्स है, 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके देश में नहीं भी पाए जाते, स्टिल यू कैन बी अ मेंबर। इट इज अ मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोalition ऑफ 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज एंड नॉन रेंज कंट्रीज, दोनों भी टाइप है इसके अंदर। अब यहाँ पे जो बिग कैट की बात की जा रही है, इसमें कौन से जानवर है, तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं, लेकिन उसके कुछ डिटेल्स अगर आपको जाने हैं तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी, राइट। तो टाइगर है, लायन है, जैगवार है, तो ये 3 स्पेसीज आपको यहाँ पे दिख रही है, टाइगर है, लायन है, जैगवार है। इसके अलावा यू कैन सी देयर इज पूमा, देयर इज लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। तो 4 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, चीता है, प्यूमा है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, देन उसके बाद जैगवार है, लायन है एंड टाइगर है। इसमें से कौन से स्पीसीज इंडिया में नहीं पाए जाते, इंडिया में कौन से स्पीसीज नहीं पाए जाते, उनके नाम मुझे आपको चैट बॉक्स में बाद में बताने हैं। इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है और जो बजटरी अलोकेशन किया गया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो बजटरी अलोकेशन इज वन टाइम फंड ऑफ ₹150 करोड़ इसके लिए दिया गया है 2023-24 से लेके 2027-28 के लिए। इसका सेक्रेटरीट इंडिया में होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा वो देखा जाएगा।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ही इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो ध्यान रखेगा। इसके मेंबर्स एंड करंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन करंटली 4 मेंबर कंट्रीज इंडिया, निकारागुआ, इस्वाटिनिया एंड सोमालिया, इन्होंने इसको साइन करके रेटिफाई कर दिया है। पोटेंशियल एक्सपांशन, ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर आर एलिजिबल फॉर मेंबरशिप, ये याद रखना, ऑल यूएन मेंबर्स आर देयर। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन 9 अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इसमें जा चुकी है। एंड इंपॉर्टेंट डेट, इंटरनेशनल टाइगर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को टू रेज अवेयरनेस अबाउट द टाइगर। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मार्च को। तो ये 2 दिन आपको याद रखना है, टाइगर डे एज वेल एज वाइल्ड लाइफ डे, राइट, दैट वी सेलिब्रेट। देन लास्ट टॉपिक फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, दैट इज यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में हम समझेंगे। अब इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है टू यूरोपियन यूनियन, एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये हो सकता है कि इंडिया को कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए। दैट्स वाई ये इंडिया के कंसर्न से या इंडिया के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इन्होंने जो किया है वो इक्वल ट्रीट करने की कोशिश की है यूरोपियन यूनियन को। ये कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन इन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए ऑन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, मेजरली इंपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। और जो मेजरली कार्बन इमिटिंग चीजें हैं, जिस चीज का एक्सपोर्ट इंडिया से भी कई सारा यूरोप में होता है, जैसे कि स्टील हो गया या सीमेंट हो गया, इन सब चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से या टैक्सेस बढ़ाने की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट इस पूरे एरिया में निगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। दैट्स वाई ये इंडिया के कंसर्न में न्यूज में आया था, और इंडिया ने इसे थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया था कि दिस इज नॉट राइट, बिकॉज आपको आपके देश में क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है। इसलिए पहले आपने पूरे दुनिया भर में ऐसी ऐसी चीजें बेची जिनकी वजह से वो देश बहुत ज्यादा पोल्यूशन करने लगा, या फिर आपके देश ने पोल्यूशन करके वहां पे वो चीजें बेची लोअर प्राइस में और अच्छे पैसे कमा लिए। अब जब बारी आई है डेवलपिंग कंट्रीज की, अब जब बारी आई है इंडिया की कि आपको वो चीजें बेच सके और उससे पैसा कमा सके, आप हमारे गुड्स के ऊपर क्या लगा रहे हो, टैक्सेस लगा रहे हो। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रेगुलेशन in EU in 2023 9/956, रेगुलेशन नंबर 2023-956 के अंडर इसे लाया गया था। Taking in effect from 1st October 2023, its goal is to reduce carbon emission by applying carbon cost on carbon intensive goods imported into European Union, along with the Paris Agreement and European Union's Fit for 55 package, right? European Union Fit for 2055 package. The CBAM serves as a regulatory and economic measure to promote cleaner industrial production, maintain a level playing field between European Union produced imported goods, and pricing for carbon emission fairly. Implementation and phases. द ट्रांजिशन फेज 2023 से लेके 2025 तक चलेगा। यहाँ पे ट्रायल फेज होगा फॉर इंपोर्टर्स की कैसे ये रिड्यूस कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम इंपोर्टर्स मस्ट सबमिट देयर क्वार्टरली सीबीएएम रिपोर्ट की उन्होंने कितना ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन किया है। फुल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2026 से, ये डेट आपको याद रखनी है अच्छे से, राइट। और ये 2023 वाली 1 अक्टूबर भी। पोस्ट ट्रांजिशनल फेज सीबीएम विल बी फुल्ली ऑपरेशनल विथ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स। अब इंडिया से अगर बात करें, आयरन एंड स्टील की जाता है, सीमेंट जाता है, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंपोर्ट की जाती है यूरोपियन यूनियन में जो कार्बन इंटेंसिव है, जिसमें से आयरन एंड स्टील इंडिया का एक बहुत बड़ा शेयर है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। ऑब्लिगेशंस फॉर यूरोपियन यूनियन इंपोर्टर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज, हमें इतना इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटिंग द रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी, एम्बेडेड इमिशन कैलकुलेशन, बस ये मेथड का आपको नाम याद रखना है। सीबीएएम यूटिलाइजेस मेथोडोलॉजी इन लाइन विद द यूरोपियन यूनियन का जो स्टैंडर्ड्स है, असेसिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इमिशन एसोसिएटेड विद द इंपोर्टेड गुड्स। तो ये मेथोडोलॉजी का नाम याद रखना है, कौन सी चीजें जो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं उनको आपको याद रखना है। एंड दिस प्रोडक्ट्स वेयर चूजन ड्यू टू हाई कार्बन फुटप्रिंट, राइट, हाई कार्बन फुटप्रिंट की वजह से इनको चूज किया गया है। अगर इनको रिलोकेट किया जाएगा इसका प्रोडक्शन outside the European Union to avoid the carbon cuts, right, तो ये कार्बन लीकेज जो है उसको भी यहाँ पे ये रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए सीबीएम को लाया गया है। कैसे कैसे आगे बढ़ता है उसमें देखा जाएगा, बिकॉज इंडिया भी कुछ ना कुछ कंसर्न रेज करेगा अबाउट दिस सीबीएम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में। अब विल स्टार्ट विद द मंथ ऑफ नवंबर, जस्ट अ मिनट।
Okay, so let's discuss current affairs from the month of नवंबर. नवंबर के कुछ करंट अफेयर्स को अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी जरूरी रहेंगे, बिकॉज नवंबर इज द लास्ट मंथ बिफोर योर एग्जाम, एंड अपने ने हिस्टोरिकली देखा है कि आपके एग्जाम में 1 नवंबर से 15 नवंबर वहां तक की चीजें हमने इसमें कवर की है। 1 नवंबर से 15 से 20 नवंबर के बीच तक का भी करंट अफेयर्स कई बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5 टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे फ्रॉम 1st to 15th of November उनको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट इज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, और यहाँ से बिकॉज इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आई है ना, एंड दैट्स वाई कुछ स्पोर्ट्स को इसमें एक्सक्लूड किया गया है। अब हुआ ये है इस बार की कॉमनवेल्थ गेम्स में कि कंट्रीज जो इसे होस्ट करने वाली थी दे आर फेसिंग इकोनॉमिक इश्यूज, एंड उन इकोनॉमिक इश्यूज और बजट कंस्ट्रेंट की वजह से, जो बजट कंस्ट्रेंट और इकोनॉमिक इश्यूज ये फेस कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि जो भी ऐसे स्पोर्ट्स है जिसके लिए अलग से ग्राउंड बनाना पड़े उन स्पोर्ट्स को एक्सक्लूड किया जाए, और जो ऐसे स्पोर्ट है जिसके लिए ऑलरेडी ग्राउंड है, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उन स्पोर्ट्स को सिर्फ रखा जाए। दैट्स वाई ये कॉमनवेल्थ जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कह सकते हो उस तरीके से न्यूज में आ गए हैं। तो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या है, मेजरली ये गेम्स उन देशों के लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं जो ग्रुप ऑफ कॉमनवेल्थ में होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉमनवेल्थ में सिर्फ कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज है जिनको हम कहते हैं कि ऐसी कंट्रीज जो कभी ना कभी यूके के क्राउन, दैट इज ब्रिटेन के क्राउन के अंडर आया करती थी, वो आती है। लेकिन ऐसा कोई रूल आज की डेट में बचा नहीं है कि कॉमनवेल्थ में सिर्फ वही देश होंगे जो यूके कभी ना कभी एडमिनिस्टर करता था, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे देश भी आ चुके हैं जो यूके के अंडर कभी नहीं थे। तो इसीलिए आपको मुझे चैट बॉक्स में फटाफट एक बार बता देना है कि कॉमनवेल्थ में ऐसे कौन से देश है जो कभी यूके के अंडर नहीं थे लेकिन नाउ दे आर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, जो यूके कभी गवर्न नहीं किया है लेकिन अब वो कॉमनवेल्थ के पार्ट है। और अब यहाँ पे इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट कब से हुए थे, एंड सेकेंडली इसके अंदर कौन से स्पोर्ट्स को रखा गया है, कौन से स्पोर्ट्स को हटाया गया है। 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है दे विल बी होस्टेड और हेल्ड एट ग्लासगो स्कॉटलैंड फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, राइट, जुलाई टू अगस्त में से किया जाएगा। द इवेंट हैज बीन स्केल्ड डाउन टू 10 स्पोर्ट्स compared to 19 स्पोर्ट्स इन 2022 का बर्मिंगम गेम्स। 2022 के कंपैरिजन में इसको कुछ गेम्स हटा दिए गए हैं। बजट्स कंस्ट्रेंट्स एंड इवन वेन्यू लिमिटेशंस हैव लेड टू दिस रिडक्शन। तो जो स्पोर्ट्स है जिनको यहाँ पे हम देख सकते हो एक्स किया गया है, कह सकते हो, दोज आर फील्ड हॉकी, क्रिकेट, रग्बी, डाइविंग, बैडमिंटन, बीच वॉलीबॉल, रोड साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग, रिदमिक जिम्नास्टिक, स्क्वाश, रेसलिंग, ट्रायथलॉन, पैरा ट्रायथलॉन एंड टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या रीजन रहा है फॉर द एक्सक्लूजन, बजट कंस्ट्रेंट्स, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया विड्रू द ओरिजिनल होस्ट ड्यू टू हाई कॉस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया पहले होस्ट करने वाला था लेकिन इसकी बढ़ती हुई कॉस्ट की वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ग्लासगो इज नाउ होस्टिंग ऑन अ टाइट बजट विथ रिड्यूस्ड गेम्स टू ओनली 4 वेन्यूज। 4 सिर्फ वेन्यूज है, उन 4 वेन्यू पे इन गेम्स को करवाना है, नया मैदान कुछ भी बनाना नहीं है। Venue based selection, unlike the previous editions, sports were selected on the basis of available venues rather than building new infrastructure for excluded sports। कॉमनवेल्थ गेम्स की हम अगर हिस्ट्री देखते हैं तो फर्स्ट एडिशन आया था इन द ईयर 1930 हैमिल्टन कनाडा में, देन कॉल्ड एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इनको क्या कहा जाता था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। करंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। फ्रीक्वेंसी एवरी 4 ईयर। लास्ट एडिशन 2022 बर्मिंगम इंग्लैंड, included 19 sports। Participant athletes from 56 Commonwealth nation, primarily फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। बट ये क्या है, प्राइमरीली है, नॉट फ्रॉम द ओनली ब्रिटिश कॉलोनीज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनीज ही कॉमनवेल्थ में है, देर आर फ्यू कंट्रीज विच आर नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ में, तो कॉमनवेल्थ का ये जो कॉमनवेल्थ है, ये गेम्स तो अभी आए लेकिन ये कॉमनवेल्थ कब बना था, राइट। कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ वाज फाउंडेड बाय लंदन डिक्लेरेशन इन द ईयर 1949, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर एलिजियंस टू इक्वल एसोसिएशन विद
independent nation. Membership 56 countries are predominantly from Africa, Asia, America, and Pacific. Developed nation like Australia, Canada, New Zealand, and UK are also member. Controversies around this 26 अगर कॉमनवेल्थ की बात करें तो सबसे पहला इशू तो यही है कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि हम इसे होस्ट करेंगे, लेकिन राइजिंग कॉस्ट की वजह से इन्होंने डिक्लाइन कर दिया, लीविंग ग्लासगो टू स्टेप इन रिडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स. Six sports where India previously secured medals were excluded. Glasgow's existing infrastructure, such as the National Hockey Centre, the Titwood Cricket Ground, could have been utilized, but they were not utilized. Lack of continuity, the decision to exclude sports like badminton, which has been part of CWG since 1966, raised concern among the stakeholders. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, right? You can see the sports, those have been exed, हटा दिए गए जो, right? तो बहुत सारे है, क्रिकेट का हमारा एक मेडल ऑलमोस्ट पक्का होता है, वो भी हट चुका है. तो बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, रेसलिंग भी हटा दिया गया है, इसमें भी इंडिया का you can see काफी अच्छा रोल होता है. देन आगे बढ़ते हैं. इंडिया का रिकॉर्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम्स. इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंट पार्टिसिपेंट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स सिंस इट्स यू कैन से स्टार्ट. चार जगह जहां पे इंडिया ने मिस किया था, 1930, 1950, 1962 एंड 1986. ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है. हमारे देश की जर्नी began in 1934 when 6 athletes competed in this. Overall performance as of 2024, India has accumulated total of 564 medals in Commonwealth game comprising 203 gold. तो काफी अच्छा है. This achievement puts India on the 4th place in all-time Commonwealth medals. ये आपको याद रखना है. कौन से नंबर पे इंडिया? चौथे नंबर पे है. अगर हम इंडिया की नोटेबल अचीवमेंट की बात करें तो 2010 में हमने कॉमनवेल्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज किया था. इंडिया होस्टेड द गेम्स एंड डिलीवर्ड इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस, फिनिश्ड सेकंड विथ 101 मेडल्स, राइट? 101 मेडल से इंडिया सेकंड नंबर पे था. 2018 गोल्ड कोस्ट गेम, द कंट्री सिक्योर्ड 66 मेडल. देन 2022 इंडिया अर्न 61 मेडल्स, लेकिन हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कहां पे रहा है? जब इंडिया ने होस्ट किए थे खुद दिल्ली में, तब. की स्पोर्ट कंट्रीब्यूशन, नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, बेसिक चीज अभी तक जो हमने पढ़ी वो आपको याद रखनी है. द नेक्स्ट इज IUCN's फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. वैसे तो IUCN बहुत सारे काम करता है, राइट? जैसे कि अलग अलग एनिमल जो, या फिर अलग अलग वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स है, उनकी डिपेंडिंग ऑन देयर नंबर, डिपेंडिंग ऑन देयर बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसको कैटेगराइज करता है. जैसे कि कुछ एनिमल खत्म हो गए, पूरे एक्सटिंक्ट हो गए, तो उसे एक्सटिंक्ट का स्टेटस देता है. अगर वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाते हैं, जंगलों में नहीं होते, तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का स्टेटस दे देता है. या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड का स्टेटस देता है, इंडेंजर्ड का स्टेटस देता है, वल्नरेबल का स्टेटस देता है, कंसर्न, लीस्ट कंसर्न का स्टेटस दिया जाता है, डेटा डेफिशिएंट का स्टेटस दिया जाता है. जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो IUCN की लिस्ट होती है, जिसे कहा जाता है IUCN का लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स, बिकॉज इसके बाद का जो स्टेटस है वो एक्सटिंक्ट ही हो जाते हैं. तो इसलिए जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स है, उनके जो जिस जहां पे उनका नाम लिखा जाता है उसे कहा जाता है पिंक पेजेस. दे आर कॉल्ड एज द पिंक पेजेस, इसे कहा जाता है. और पिंक पेजेस पे हमारे कई सारे एनिमल हैं. द ग्लोबल ट्री असेसमेंट वाज लॉन्च. अब इसी IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने क्या किया? फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने ट्री का असेसमेंट स्टडी किया है, एंड दैट्स व्हाई IUCN ने पहली बार किया है. इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो first global tree assessment was launched by IUCN on 28th of October 2024 at COP16 on Convention on Biological Diversity at Cali, Colombia. तो आपको ये एक चीज और याद रखनी है कि आपको COP, कॉप का जब नाम दिया जाता है तो आपको सिर्फ एक याद आता है, दैट इज क्लाइमेट चेंज, राइट? COP का जब भी नाम लिया जाता है तो क्लाइमेट चेंज आपको याद आता है. UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आपको याद आता है. लेकिन देयर आर अदर मीटिंग्स आल्सो जिसको COP कहा जाता है, बिकॉज COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. दैट मीन्स कॉन्फ्रेंस उन सब लोगों की जो उस ग्रुपिंग के, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है. और इसी तरीके से CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, उस CBD का भी मीटिंग होता है. और इस बार जो मीटिंग हुआ, दैट हैपेंड एट काली, कोलंबिया.
या साली कैली, जो भी आप बोलना चाहो। यहाँ पे इसको होस्ट किया गया विच वॉज COP16, जहाँ पे IUCN ने ये ट्री का असेसमेंट डेटा रिलीज किया है। द की फाइंडिंग्स, साउथ अमेरिका 3,03,056 ट्री स्पीसीज आर at risk out of 13,688 species assessed. Island, the face highest threat due to urban development, agriculture, and invasive species. Causes of decline: deforestation, land use changes, then climate change, then invasive species and pest and diseases का attack and over dependence on the trees. तो ये सारे रीजंस है जिस वजह से इन्होंने बताया कि काफी ज्यादा ट्रीज की हालत खराब है। 38% ऑफ द वर्ल्ड की ट्रीज स्पीसीज आर नाउ एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। कितनी? 38%। उसके अलावा द नंबर ऑफ थ्रेटन्ड ट्री स्पीसीज एक्सीड्स द कंबाइंड टोटल ऑफ थ्रेटन्ड बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। तो भाई जो इतने सारे अलग अलग टाइप के जानवर थ्रेटन्ड है, उससे ज्यादा कई ज्यादा ट्री के टाइप्स जो है वो थ्रेटन्ड है। ट्रीज आर इंडेंजर्ड इन 192 कंट्रीज, 192 देश। ये फैक्ट आपको याद रखनी है, 192 देशों में ट्रीज आर इंडेंजर्ड एंड टोटल 38% ऑफ द दुनिया के अलग अलग पेड़ आर फेसिंग द फियर ऑफ एक्सटिंक्शन, वो खत्म हो सकते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज पे हमें काम करना है। एक, हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन, एक्स सीटू इन सीटू, उनको प्रोटेक्शन करना है। कम्युनिटी एक्शन, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, इसके अंदर अब हमें डेटा डाल देना चाहिए ऑफ प्लांट्स एज वेल, पेड़ पौधों का भी डेटा होना चाहिए। एंड ये जो IUCN है, दिस इज सेलिब्रेटिंग द 60th एनिवर्सरी इन 2024 एंड दैट्स व्हाई it includes green status categories which measures the conservation success and species recovery। अगर अब ये इम्पैक्ट वैसे बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप सबको पता है कि अगर ट्री लॉस होता है तो क्या होगा? कार्बन, वाटर, न्यूट्रिएंट साइकिल पूरी अफेक्ट होकर ह्यूमन लाइफ भी डेंजर में जा सकती है। की बायोडायवर्सिटी एरियाज, 62.6% of the key biodiversity areas are either partially or fully protected, 32 are unprotected, 32%। तो याद रखना है की बायोडायवर्सिटी एरिया में 32% एरिया आज भी क्या है? अनप्रोटेक्टेड है। देन नेक्स्ट दैट वी हैव इज द 16th ब्रिक्स मीटिंग एंड इवन इंडिया चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिक्स का समिट हुआ है, राइट? अभी 23 अक्टूबर 2024 को ये ब्रिक्स का समिट हुआ है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, राइट, प्लस जो नए मेंबर्स है इन सब ने इसे ज्वाइन किया था। एंड इसका लोकेशन वाज कजान, रशिया। तो ये ग्रुप की एक हिस्ट्री भी हम समझेंगे, राइट? एक बार तो इस ब्रिक्स ग्रुपिंग की हम हिस्ट्री भी समझेंगे कि इस ग्रुपिंग का पर्पस क्या है, क्यों इसको स्टार्ट किया गया है, किस तरीके से ये काम करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बार जो इसकी मीटिंग हुई है, इस बार की मीटिंग के आउटकम्स क्या रहे, इन दोनों चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज द 16th ब्रिक्स मीटिंग कंक्लूडेड एट कजान, रशिया, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द ब्लॉक एंड द मेंबर स्टेट। की डेवलपमेंट इंक्लूड्स कजान डिक्लेरेशन। क्या हुआ है? कजान डिक्लेरेशन emphasizing equitable global governance, sustainable development and strengthening multilateralism। इसके लिए काम करता है। A major highlight was India China agreement to restore normalcy on line of actual control। तो भाई इस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की ग्रुप में, बिकॉज आज की डेट में चल क्या रहा है? रस्सी खेच चल रही है, राइट? रस्सा कसी जिसे हम कह सकते हैं वो चल रही है। एक साइड में USA अपना डोमिनेशन पूरी दुनिया का दिखाना चाहता है, दूसरे साइड में चाइना उसे काउंटर करना चाहता है, और इन सब के बीच में, बिकॉज एशिया इज गोइंग टू बी द एरिया जो 21st सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और इन सब के बीच में कौन सा एरिया आ जाता है? इन सब के बीच में आ जाता है हमारा इंडिया। अब इंडिया किसके साइड जाएगा? क्या इंडिया जाएगा ऑन द साइड ऑफ USA? क्या इंडिया जाएगा ऑन द साइड ऑफ चाइना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, राइट? एंड इसी सवाल के अराउंड फिर ये पूरी कहानी चलती है, इसी इशू के अराउंड ये कहानी चलती है। USA चाहता है कि इंडिया USA का अलाय बन जाए, और क्वाड ग्रुपिंग, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, तो वो क्वाड ग्रुपिंग में इंडिया साथ रहे और चाइना के खिलाफ काम करे। वेयर एज ब्रिक्स के अंदर जब रशिया और चाइना दोनों आ जाते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया के उनके साथ रिलेशन ठीक हो, और उसी का एक इफेक्ट ये था कि इंडिया और चाइना के, अब यहाँ पे जब ब्रिक्स का मीटिंग हुआ, अलॉन्ग विद द ब्रिक्स मीटिंग कई सालों से उसमें एक और मीटिंग होती है जिसे कहते हैं रिक का मीटिंग, रशिया इंडिया चाइना का मीटिंग। और यहाँ पे रशिया का इशू जो यूक्रेन के साथ है, उसको जैसे इंडिया सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही रशिया के दो दोस्त है, इंडिया भी दोस्त है, चाइना
चाइना भी दोस्त है, और इनके बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको अगर रशिया सॉल्व करे, या रशिया के प्रेशर में आके, इफ नॉट रशिया, रशिया के प्रेशर में आके ये दो देश अगर अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, तो इजीली ये यूएसए जैसी बड़ी इकोनॉमी को भी या बड़े देशों को भी काउंटर कर सकते हैं। और वही यहाँ पे हुआ भी, ब्रिक्स का मीटिंग हुआ, लेकिन ऑन द लाइंस ऑफ ब्रिक्स मीटिंग इंडिया और चाइना में जो 2020 से गलवान वैली में बहुत टाइम से इशू चल रहे थे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे थे, वो गलवान वैली के बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी सॉल्व हो गए। तो एक बार हम समझते हैं किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। अ मेजर हाईलाइट वाज इंडिया चाइना का अग्रीमेंट एज वेल। अगर हम ब्रिक या ब्रिक्स की बात करें, तो सबसे पहले ये ब्रिक टर्म वाज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट जिम ओनील। इनका ये मानना था कि डेवलप्ड कंट्रीज है, इमर्ज्ड इकोनॉमीज या बड़ी इकोनॉमीज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट देयर इज अ ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज एज वेल। एक इमर्जिंग इकोनॉमीज का भी ग्रुप है जिसको कहते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। एंड ये जो ब्रिक है ये फ्यूचर में हो सकता है एक बहुत डोमिनेटिंग और इंपॉर्टेंट ग्रुप बन जाए। दैट्स व्हाई 2006 में ये टर्म आई थी बाय जिम ओनील कॉल्ड ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2006 में द फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग ड्यूरिंग द G8 आउटरीच समिट इसका हुआ। एंड 2009 में फर्स्ट ब्रिक समिट वाज हेल्ड एट याकाटेरिनबर्ग, रशिया। 2009 में इस ब्रिक का मीटिंग हुआ, लेकिन इसका नाम जो फॉर्मली ब्रिक्स हुआ वो हुआ 2010 में, जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया और इसका रीब्रांडिंग किया गया एज ब्रिक्स। ऑफ कोर्स फिर इस ब्रिक्स ने डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए या इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए काफी काम किया, जिसके अंदर 2014 में इन्होंने अपना बैंक भी बनाया जो काउंटर करता है आज की डेट में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, जिसको कहते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एंड 2023 में अब इसमें एक्सपांशन किया गया है विथ ब्रिक्स प्लस कंट्रीज। अब इस ग्रुपिंग का नाम क्या हो चुका है? ब्रिक्स प्लस, राइट। तो इसमें नए मेंबर्स को भी अब ऐड किया गया है। अब ये जो ब्रिक्स का मीटिंग हुआ कजान में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स हुए? तो इट एडवोकेटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। तो ये इसका मेन आइडिया, मेन थीम कह सकते हो। इट कॉल्ड फॉर पीस थ्रू डायलॉग एंड रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईयूसीएन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, बिकॉज इसमें से कई सारी कंट्रीज है। इंडिया और ब्राजील की बात करें तो ये मेंबरशिप चाहते हैं यूएनएससी की, इवन साउथ अफ्रीका भी कहीं ना कहीं चाहता ही होगा। BRICS introduced new initiative like BRICS Green Exchange, BRICS Reinsurance Company, BRICS Research and Development Vaccine Center for Advanced Vaccine Research। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव इन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी इसको, इंडिया को इसके लिए यहाँ पे काफी तारीफ की गई। इसके अलावा जो दुनिया भर में पेमेंट सिस्टम चलता है वो वेस्टर्न कंट्रीज का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम चलता है, तो इस स्विफ्ट को रिप्लेस करके नया पेमेंट सिस्टम लाया जाए, बिकॉज स्विफ्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए थे और इसमें इंडिया का यूपीआई जो है उसका कुछ अच्छा यूज किया जा सकता है। इसके बारे में भी कई सारी बातें की गई। New category, the BRICS partner country to facilitate collaboration with non-member nation, expansion of BRICS plus adding 6 new members like Argentina, Ethiopia, Egypt, Iran, Saudi and UAE, इनको इसमें ऐड किया गया। The bloc now represents, this is very important fact जिसको आपको याद रखना है, इस ब्लॉक में क्या है? The bloc now represents 41% of the दुनिया का population, 24% of the GDP and 16% of the world का trade। तो ये एक अब बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक हो चुका है। एक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इज अ काउंटर बैलेंस टू वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्रुप्स लाइक G7 ग्रुप्स, राइट। और ये साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, जो ग्लोबल साउथ है उसकी कोऑपरेशन की बात करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो 2014 में स्टार्ट की गई थी, जिसका $100 बिलियन से बड़ा यू कैन से एक फंड कैपिटल आ चुका है, जिसके अंदर से 30 बिलियन से ज्यादा पैसे जो है अलग अलग देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लग चुके हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इनहांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग द मेंबर्स, प्रोटेक्टेड लोकल करेंसी ट्रेड विथ 92% ऑफ रशिया चाइना का ट्रेड, ये इनकी नेशनल करेंसी में हुआ। तो जो हार्ड करेंसीज का दुनिया भर में स्टेटस बन रखा है, जो डिपेंडेंस हमारा ट्रेड के लिए ऑन येन, यूरो, पाउंड, रेनमीबी, डॉलर हो चुका है, उसको रिड्यूस करने की ये कोशिश करता है। दैट इज ऑल्सो गुड थिंग।
इंडिया चाइना, अब इसी ब्रिक्स मीटिंग के साथ साथ क्या हुआ है, इसी के साथ हुआ है इंडिया चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट। तो इंडिया और चाइना की बॉर्डर हमने कई बार इसे डिस्कस किया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स है, ईस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, मिडल सेक्टर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, एंड वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख। तो हमारा जो ये लद्दाख का रीजन है, इस लद्दाख के रीजन में वी वेर हैविंग फ्यू इश्यूज। 2020 में गलवान वैली में जो इशू हुए थे, यहाँ पे दैप्सैंग रेंज या फिर पेंगोंग सो की जब हम बात करते हैं, डेमचौक रीजन, गोगरा रीजन, हॉट स्प्रिंग्स, इस रीजन में जो इश्यूज हुए थे उन इश्यूज को यहाँ पे सॉल्व करने की बात की गई है, राइट। इन इश्यूज को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की गई है, इसको ठीक करने की कोशिश की गई है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स 1967 वर्डिक्ट दैट रिमूव्ड एएमयूज माइनॉरिटी टैग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी टैग है उसको यहाँ पे हटाने की बात की गई है, या सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर चुका है, वर्डिक्ट दैट रिमूव्ड एएमयू का माइनॉरिटी टैग। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी चली है अराउंड रिमूविंग द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एएमयू, और इसके अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया वो भी हम देखते हैं। तो द 7 जजेस बेंच, अब यहाँ पे इवन ये भी समझेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है, या कौन से वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, किस तरीके से उसे मेंटेन किया जाता है, और एएमयू का क्या सिचुएशन है। तो फर्स्टली, अ 7 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ 4:3 मेजोरिटी रूलिंग। दैट मींस 7 में से 4 लोग एक साइड थे, 3 पर्सन एक साइड। तो ये थोड़ा सा ऐसा जजमेंट कह सकते हो जहां पे क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, है ना। 4 और 3 लोग एक साइड में थे, तो 50-50 या 60-40 टाइप का ये सिचुएशन है। तो मेजोरिटी रूलिंग इंट्रोड्यूस होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट टू डिटरमाइन माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये एक फैक्ट आपको याद रखनी है, कौन से आर्टिकल के अंडर होता है, ये होता है अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिटरमाइन करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी स्टेटस। The judgment revisit the long-standing debate of AMU's minority status as minority institution. The final decision on AMU's minority status has been deferred to अनादर बेंच। अब ये भी फ्यूचर में हो सकता है, बिकॉज जब भी ऐसा जजमेंट आता है 4:3 टाइप या ऐसा कुछ होता है, तो ये चीजें हो सकता है और बड़े बेंच को भी दे दी जाए। अब हम समझते हैं कि हमारे देश में माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में क्या स्टेटस है और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है। द की फीचर ऑफ 2023 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते क्या है, दे आर इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी अंडर द आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। Minority educational institutions are exempted from the scheduled caste, scheduled tribe reservation under Article 15 subclause 1, and they can reserve up to 50% seat for the minority students and have autonomy in administration. तो ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि भाई अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उनको शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, 50% सीटें वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व भी करके रख सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर। टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग माइनॉरिटी कैरेक्टर, कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है, कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है। तो फर्स्ट इज ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन, द एस्टैब्लिशमेंट बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी डज नॉट निगेट माइनॉरिटी स्टेटस। Origin and founders, the court must trace the genesis, conceptual origin and involvement of minorities in the इंस्टीट्यूशनल फाउंडिंग। उस इंस्टीट्यूशन को बनाने में क्या स्टेटस, क्या रोल रहा है माइनॉरिटी का, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। The purpose, the primary aim should be benefiting the minority community through this need not to be the sole purpose. Administration control, it is not mandatory for minorities to directly administer the institution must promote minority interest। तो भाई कंट्रोल माइनॉरिटी के हाथ में होना ये भी जरूरी नहीं है, बट वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करे ये जरूरी है। हिस्टोरिकल प्रैक्टिस, द कोर्ट विल एग्जामाइन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन January 26, 1950 to check the subsequent changes in regulatory control। अब ये हो सकता है कि 26 जनवरी 1950 को उसको माइनॉरिटी कंट्रोल करते थे, लेकिन बाद में कुछ कोर्ट की या गवर्नमेंट की कुछ रूलिंग आ गई, कोई चीज आ गया जिसकी वजह से माइनॉरिटी अब उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उस केस में इसका ध्यान रखा जाएगा कि 26 जनवरी को क्या सिचुएशन थी। अगर उस टाइम पे माइनॉरिटी कंट्रोल कर रहे थे तो हो सकता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो। अगर हम एएमयू की केस की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको पहले एंग्लो ओरिएंटल
कॉलेज भी कहा जाता था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टार्टेड बाय सैयद अहमद खान सर। सैयद अहमद खान, दैट मीन्स इनको नाइटहुड मिला है यूके से। तो ना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया था फॉर एडवांसमेंट इन मुस्लिम एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन के लिए। 1920 में 2020 में MAO कॉलेज बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्रू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, इसके थ्रू इसको AMU बोल दिया गया। 1967 में S. Aziz Basha versus Union of India, the Supreme Court ruled that the AMU was not a minority institution as it was established by a central statute. AMU कोई minority institution नहीं है, because अब किसके थ्रू इसे बनाया गया है? इसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है। माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है उन्होंने इसे नहीं बनाया है। 2005 the AMU introduced 50% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस, लेकिन ये कर नहीं सकते AMU, राइट। अब 19 अच्छा ये 1967 का केस था, फिर 1981 में AMU एक्ट को अमेंड किया गया और AMU को इस्टेब्लिश किया गया बाय द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर देयर एजुकेशनल एडवांसमेंट, ऐसा बोला गया। और इसलिए उन्होंने 50% 2005 में रिजर्वेशन दिया। 2006 में इलाहाबाद कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया 1981 का इनका ये जो द मुस्लिम कम्युनिटी के एडवांसमेंट का रूल था। द अमेंडमेंट एंड द रिजर्वेशन पॉलिसी साइटिंग AMU एज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बोल के इसको हटा दिया गया। 2019 में This case in 2019 was referred to a 7 judges bench in the Supreme Court. अब ये 7 जजेस के बेंच के पास 2019 में गया था। अब यहां पे हम बात करते हैं सेंटर का आर्गुमेंट अगेंस्ट AMU's माइनॉरिटी स्टेटस क्या था, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा था। एस्टैब्लिशमेंट पर्पस, द फाउंडिंग ऑफ MAO कॉलेज एम्ड एट प्रमोटिंग वेस्टर्न साइंस रादर देन सोनली सर्विंग द मुस्लिम पीपल, बिकॉज सैयद अहमद खान जी ने इसको वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन केम फ्रॉम द वेरियस ग्रुप एंड नॉट ओनली फ्रॉम द मुस्लिम पीपल। द इंपीरियल गवर्नमेंट रिटेन्ड द कंट्रोल। AMU एक्ट प्रोविजन सेक्शन 13 और 14 गेव अथॉरिटी टू नॉन मुस्लिम बॉडीज। In amendment in 1951 removed the mandatory religious instruction, exclusive Muslim representation को भी हटा दिया गया। अब क्या सिचुएशन है, अब जो कोर्ट की रूलिंग आई है उसका इम्प्लीकेशन की अगर बात करें तो कोर्ट की रूलिंग के वजह से दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द माइनॉरिटी राइट्स हियर। Reinforcement of protection under Article 30 for AMU clarifies the framework for minority institution. Likely impact on AMU, the recognition as minority institution enable करेगा कि ये रिजर्वेशन दे सके for Muslim students 50% and exemption from general reservation policy. Enhanced autonomy मिलेगी इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में, इंक्लूड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाफ अपॉइंटमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन विद सिमिलर क्लेम्स कैन नाउ बी होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के लिए। तो ये नॉट ओनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बट बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी हेल्प करेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो माइनॉरिटी का जो इंस्टीट्यूशन का स्टेटस है वो किसके अंडर मिलता है, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 के अंडर इट प्रोवाइड्स लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो ये आपको एक याद रखना है कि क्या अब आगे हो सकता है इसमें। नाउ लास्ट टॉपिक दैट वी हैव इज द न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू। नया लेडी जस्टिस का जो स्टैचू आया है उसके बारे में हम समझेंगे। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी था पुराने स्टैचू को लेके, और वो अगर हम उसकी हिस्ट्री पढ़े तो आपको ये पता चलेगा इट स्टार्टेड विद द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर से ये स्टार्ट हुआ था, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह ये लेडी का स्टैचू जाता था, राइट, या फिर उसको कॉपी किया गया था। लेकिन आज की डेट में अभी हमने इसको क्या किया है, चेंज किया है। अभी हमने इसको चेंज किया है, अ न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू आया है। The Supreme Court of India unveiled and redesigned a statue of a lady justice on October 16, 2024. ये डेट आपको याद रखनी है, 16 अक्टूबर 2024 को इसे किया गया है। दिस न्यू रिप्रेजेंटेशन नोन एज द न्याय की देवी reflects a shift towards Indianized portrayal of justice, moving away from the Western symbols. तो इसके ऊपर हम काफी टाइम से काम भी कर रहे हैं, राइट। आई थिंक आज के कुछ 2 साल पहले जो
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी है, उन्होंने 15 अगस्त की अपनी स्पीच में इसके बारे में बताया भी था। जो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है या वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट कह सकते हो, जो कॉलोनियल, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर या वेस्टर्नाइजेशन की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था जो कॉलोनियल सिंबल्स हमारे देश में आज भी दिखाई देते हैं या कॉलोनियल लीगसीज जो चल रही है, उन कॉलोनियल लीगसीज को खत्म करना है। जैसे कि राजपथ, राजा का पथ, राजा तो है नहीं हमारे देश में, तो इसलिए उसको कर्तव्य पथ कर दिया जाए। तो इसी तरीके से ये भी एक चीज आप कह सकते हो, कहीं ना कहीं कॉलोनियल लीगसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो द न्यू स्टैचू वॉज क्राफ्टेड बाय आर्टिस्ट विनोद गोस्वामी जी। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, हो सकता है वन लाइनर में पूछ लिया जाए। After weeks of discussion and sketches, the concept of Nyay Devi emerged, reflecting the best of Indian culture and heritage. अब एक बार हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो ये जो ओल्ड स्टैचू आपको दिखाई दे रहा है लेडी जस्टिस का, it was introduced 27 BCE to 14 BCE by Roman Emperor Augustus. इनका नाम याद रखना है, ऑगस्टस जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एज जस्टिटिया या फिर जस्टिशिया कह सकते हो, जस्टिशिया, गॉडेस ऑफ जस्टिस। द रोमन गॉडेस ऑफ जस्टिस हु इज कंसिडर्ड फॉर allegorical personification of the law and force that drives society। तो यहाँ पे इन्होंने एक हाथ में स्वॉर्ड दे रखी है कि भाई तलवार का भी यूज कर सकते हैं, एक हाथ में यहाँ पे जो तराजू है वो दिया गया है, आंखों पे पट्टी बांध रखी है ताकि कोई भी दो लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, राइट, इक्वल ट्रीट किया जाए। तो आंखों पे पट्टी है, इनके हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में तराजू है कि कोई गलती ना करे। द सिंबल ऑफ लेडी जस्टिस बिकेम प्रोमिनेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये आपको फैक्ट याद रखनी है। द फर्स्ट स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस इन इंडिया वाज इरेक्टेड इन 1872 एट द कलकत्ता हाई कोर्ट। 1872 में कलकत्ता हाई कोर्ट में आया था। The concept of lady justice can be traced back to ancient Greek and Egyptian times। तब से ये चल रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो इनके हाथ में स्केल्स है, रिप्रेजेंट इम्पार्शियलिटी। एक हाथ में स्वॉर्ड है, सिंबलाइजेस द पावर, राइट। तो इस तरीके से ये बनाया गया है। अब ये जो नया स्टैचू है उसकी हम बात करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, ये कितना क्लीन एंड क्लियर स्टैचू और क्लीन एंड क्लियर इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, बिकॉज इंडियन कल्चर है ऑफ कोर्स। तो unveiled on 16th of November 2024, sculptor Vinod Goswami, unveiled by Chief Justice of India, जो तब थे DY चंद्रचूड़ जी, अब चेंज हो चुके हैं, राइट। Significance: open eyes. The absence of the blindfold signifies that law is not blind, promoting the idea of equality and justice. Sari attire, जो साड़ी में पूरा अटायर है, the statue is adorned in sari, reflecting the Indian heritage and tradition। एक हाथ में अब तलवार की जगह क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दे रखी है। द कॉन्स्टिट्यूशन इन हैंड, होल्डिंग अ कॉपी ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ स्वॉर्ड, रिप्रेजेंट्स राइट्स एंड फेयरनेस। एंड दूसरे हाथ में स्केल्स एंड जस्टिस। द स्टैचू कंटिन्यूज टू होल्ड स्केल्स, emphasizing on the need for balance in weighing the evidences and arguments। इसके पीछे क्या रीजन है, तो हमारे जो डीवाई चंद्रचूड़ जी थे उन्होंने क्या कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी इनिशिएटेड दिस रीडिजाइन टू रिफ्लेक्ट इवॉल्विंग नेचर ऑफ जस्टिस इन इंडिया। The absence of blindfold and the inclusion of constitution signify a move towards transparency and adherence to the constitutional principles। तो इन सब चीजों की यहाँ पे ये बात करता है। ये क्या हो गया इससे, है ना। बट एनीवेज हमारा टॉपिक वैसे भी खत्म हो गया था, है ना, इसमें और कुछ हमारे लिए वैसे बचा नहीं है। सो ये यहाँ पे इसकी डिटेल्स आपको दे रखी है। एंड आई थिंक, आई होप आपको भी सबको ये नया स्टैचू पसंद आया होगा। एंड सेकेंडली हम बात करते हैं, तो ये एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे चैट बॉक्स में कर देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ नई चीजें इस साल रिलीज की है, उनके नाम आपको बताने हैं मुझे और डिटेल्स बतानी है कि नया जो इस साल जो भी रिलीज हुआ है, details about those things which are now introduced by Supreme Court of India in this particular year। Okay, so thank you so much, see you in the next class, till then take care, stay safe, bye bye।